नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें, उसके साथ ही यूपीएससी प्री का जीएस 1 और 2 का सिलेबस और उसके लिए रेफरेंस बुक की लिस्ट। मैं अजय खरडे, आईआरएस 2016 बैच। मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सारे लड़कों को पढ़ाई करते समय बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता और इसी वजह से वो कड़ी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए मैंने ये तेजस्विनी फाउंडेशन करके यूट्यूब चैनल शुरू किया है। जिस किसी लड़के को जो बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई दिक्कत आती है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। मैं जैसे ही समय मिलेगा उसके लिए मैं आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा। तो चलो देखते हैं आज यूपीएससी का नेचर, एलिजिबिलिटी और सिलेबस, प्री का सिलेबस और रेफरेंस बुक के बारे में, और उसके कुछ टिप्स जो हमें फॉलो करने के बाद हम प्री की एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग। इस आयोग की माध्यम से साल भर में लगभग 25 अलग अलग क्षेत्र के पोस्ट के लिए एग्जाम होती रहती है। उनमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि हम सीएसपी के नाम से भी जानते हैं या तो फिर हम उसको आईएएस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम, इस एग्जाम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज और इन्हीं के साथ में 24 अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विसेज है उसके लिए एक साथ ही ये एग्जाम होती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है या फिर पात्रता है, जो शर्तें हैं, उनमें से जो जरूरी शर्तें उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनमें से सबसे पहले ये शर्त है कि जो एग्जाम देने वाला है, जो कि भारत की प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा ये है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री लेवल तक होना चाहिए। उसमें कोई परसेंटेज वाला इशू नहीं है कि आपको अगर 60% के ऊपर नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते, या 50% हो, एक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने सिर्फ डिग्री का क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। और जो स्टूडेंट बहिष्त से डिग्री प्राप्त करते हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से, ओपन यूनिवर्सिटी से, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड का कोई यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आईपीएस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो आरपीएफ है उनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिसमें हाइट, जो पुरुष की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी के साथ में जो पहाड़ी पुरुष होते हैं और एसटी कैटेगरी के सभी पुरुष है ऑल इंडिया के, उनको अगर आईपीएस बनना है तो 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। पहाड़ी फीमेल यानी कि महिलाएं और एसटी कैटेगरी की सभी महिलाएं, वो अगर 45 सेंटीमीटर की हाइट उनकी हो तो भी वो आईपीएस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आईपीएस के लिए आई साइट का क्राइटेरिया 6x6 और 6x9, डिस्टेंस विजन फॉर गुड आई, ये उनका क्राइटेरिया है। ये डॉक्टर की सलाह के साथ में, अगर आपको कोई चश्मा लगा हो, कोई नंबर का चश्मा हो, तो आप उसे चेक करके आप आईपीएस के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो देख सकते हैं। बाकी पीएच जो अदर पोस्ट है उनके लिए ऐसा कोई आई साइट या फिर फिजिकली डिसेबल्ड जो है सभी एलिजिबल है। इसलिए बाकी आईएएस से लेके सभी पोस्ट जो है उनके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट जो है ओपन कैटेगरी के लिए कि मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो उसका 21 साल पूरे होने के बाद में वो एग्जाम में अपेयर कर सकता है। और मैक्सिमम एज जो है ओपन कैटेगरी के 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट 21 साल से शुरू करके, ओपन का हो तो 32, ओबीसी का हो तो 35 और एसटी या एससी कैटेगरी का हो तो 37 एज तक एग्जाम में बैठ सकता है। अटेम्प्ट्स के बारे में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है तो पूरी इस एज में, जैसे कि 21 से 32 साल की उम्र में, वो सिर्फ 6 बार एग्जाम दे सकता है, उसके ऊपर वो एग्जाम को अपियर नहीं हो सकता। और ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 21 से 35, यानी कि ये जो 15-16 साल उसके पास है, उसमें सिर्फ 9 बार एग्जाम में अपियर कर सकता है। एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए
ऐसा कोई अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं। अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है? जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है और भर देता है, उसके लिए वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन किसी ने फॉर्म भी भरा है और गया है, और प्री का कोई भी एक पेपर, GS1 या फिर सेस्टेट, किसी एक एग्जाम में अगर वो अपियर कर जाता है, बैठ लेता है, तो वो अटेम्प्ट काउंट होता है। फीस के बारे में, ओपन कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज शुल्क है, और ओपन ओबीसी कैटेगरीज के फीमेल और एसटी और एससी कैटेगरी के मेल फीमेल, इनके लिए फीस नहीं है। एग्जाम का मीडियम कौन सा होना चाहिए? तो यूपीएससी में अपने भारत के जो संविधान है उसका 22 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, उनमें से किसी भी मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र के स्टूडेंट मराठी में एग्जाम दे सकते हैं, और हिंदी में तो ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, और इंग्लिश में आप कोई भी, और रीजनल लैंग्वेज में 22 में से किसी भी एक भाषा में आप दे सकते हैं। हालांकि आपको उस मीडियम में आपके पास स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है वो भी थोड़ा देखना है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, हम प्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्री में पेपर GS1 और GS2 ऐसे दो पेपर होते हैं। GS2 को सेस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुपर्यायी क्वेश्चन होते हैं। GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, 2 घंटे की ये एग्जाम होती है। और इस GS1 के जो मार्क्स होते हैं, फाइनल मार्क्स, वो प्री में से मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए काउंट होते हैं। GS2 यानी सेस्टेट, उसके भी 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए और 2 घंटे के लिए। और ये जो पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि अगर आपको इसमें 33 मार्क्स मिले तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। ये पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपका GS1 का पेपर चेक होगा, तो GS1 में आउट ऑफ 200 आपको जो मार्क्स मिलते हैं, उनमें से आप अगर मेरिट में आते हो तो आप मेंस के लिए बैठ सकते हो। जैसे कि अगर 1000 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आई है, नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी में, और 1000 पोस्ट के लिए अगर नोटिफिकेशन आई हो, तो मेंस के लिए प्री में से एक पोस्ट के लिए 10 से 12 यानी कि 10,000 के आसपास स्टूडेंट आप अपियर होने वाले हैं। तो आपको 10,000 स्टूडेंट में आपके मार्क्स काउंट होने चाहिए। और अगर आप सीस्टेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि 33% मार्क आपको नहीं मिलते, तो आपके GS1 का पेपर चेक नहीं होता है, इसलिए आपको मार्क्स पता नहीं चलते। ये दोनों पेपर के लिए निगेटिव मार्क सिस्टम है। 0.33 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने से कटते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। इसका अभी जनरल स्टडीज पेपर 1 का हम सिलेबस देखेंगे। इसमें करंट इवेंट यानी कि जो करंट इवेंट है, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट होते हैं। नेशनल यानी कि अपने इंडिया में जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में, जो भी चेंजेस होते हैं, नए पोस्ट पे लोग बैठते हैं, उन सभी के बारे में हमें जानना है। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल किताबें है, स्पोर्ट है, इनमें भी कोई इवेंट होता है तो वो भी हमें देखना है। हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऐसे दो पार्ट दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कल्चरल इंडिया जो है उसको हमें फोकस करना है, एंशियंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 से लेके 1947 तक का जो हमारा स्वतंत्र समर है, उसको हमें फोकस करना है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को देखना है, और दोनों में हमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये देखना है। यानी कि इंडिया के लिए हमें इंडियन फिजिकल, इंडियन सोशल, इंडियन इकोनॉमिक, ऐसे 3 ज्योग्राफीज का देखना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी सेम देखना है, वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड सोशल और वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी में सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को ना देखे, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी हमें देखना जरूरी है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के शुरुआत से लेके अभी तक जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट तक, हमें उनको जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं या चेंजेस है उनको हमें फोकस करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है, सभी चीजें हमें ध्यान से देखनी है। इसमें जो हमारे मूलभूत अधिकार है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, उनको हमें थोड़ा फोकस करना है। वो हमें उसमें से जरूर 1-2 सवाल आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि हमारी राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, उसे भी देखना है। पंचायत राज सिस्टम जो है उसको फोकस करना है। पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज, जैसे कि राइट इश्यूज में ह्यूमन राइट हो गया, या फिर राइट टू एजुकेशन हो गया,
राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, जो भी राइट है नागरिकों को दिए हुए उनके बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। उसका जो बेसिक फीचर्स है उनको थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। पांचवा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन दोनों चीजों को देखना है। इकोनॉमिक में जो इकोनॉमिक की जो कंसेप्ट है, जैसे जीडीपी है जी, उसके बाद में रेपो रेट है, बैंक रिलेटेड है, या फिर निफ्टी है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, इन सभी चीजों को समझ लेना जरूरी है। और ये होने के बाद में सोशल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, इन चीजों को हमें अच्छी तरह से देख लेना है। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये इन्वायरमेंट का सिलेबस है। इसमें क्या बोला गया है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाई करते समय आपको उसको स्पेशल स्टडी नहीं करना है, जनरल स्टडीज करना है। जनरल स्टडीज का मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी में इनके बारे में जो भी बेसिक चीजें मिली है वो कर लेनी है। उसके बाद में करंट अफेयर में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनको बचाने के लिए, जैसे कि इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, इन चीजों को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में करंट हमें देख लेना है। जनरल साइंस, जो कि 7वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक का साइंस, और उसके बाद में जो करंट अफेयर में जो साइंस आते हैं उसको हमें अच्छी तरह से देख लेना है। जीएस पेपर 2 यानी कि सेस्टैट, उसमें 6 टॉपिक से एक कॉम्प्रहेंशन, जो कि कॉम्प्रहेंशन यानी कि कोई पैसेज आएगा, उसके उसके नीचे सवाल पूछे रहेंगे, उनका जवाब हमें सही ढंग से लिखना है, सही जवाब ऑप्शन चुनना है। इंटरपर्सनल स्किल यानी कि हम किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल यानी कि हमारा संभाषण कैसे चल रहा है, कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, उसके ऊपर रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये जनरल मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उनको हमें देखना है, लॉजिक लगा के उसका सही आंसर, और एनालिटी कुछ चार्ट बना दिया होगा या फिर ज्यादा डिटेल्स दी होगी तो उसको हमें एनालिसिस करके उसका सही जवाब निकालना है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ऐसा रियल टाइम कोई प्रॉब्लम बताया जाएगा और उसमें क्या डिसीजन सही रहेगा या प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरह से आखिरी 6-7 क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि हम उसको बोलते हैं आईटी, बुद्धिमापन चाचनी, तो आप इसमें भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिक न्यूमर्सी में आपको मैथ्स के जो बेसिक्स है वो आ जाएंगे, जो भी कक्षा 10 लेवल के ही है, तो इसका भी सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो ये कवर हो जाएगा। अब रेफरेंस बुक की बात अगर करें तो मैं जिन रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ, ये अगर आपको खरीदने हैं तो जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं या फिर किसी शॉप में जाकर भी परचेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो 6th लेके 12th तक की अच्छी तरह से उसकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए या बेसिक प्रॉपर करने के लिए पढ़ना जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, रेफरेंस को अगर आप शुरू से हाथ लगा दोगे तो आपको कुछ चीजें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसीलिए आपको एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह से समझ लेना, पढ़ लेना जरूरी है। जब भी आपको लगे कि कुछ चीजें आपकी नजर से छूट रही तो आप एनसीईआरटी से वहाँ का जो बेसिक है कंसेप्ट है क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए एएल बाशम, सीसीईआरटी की नोट्स, आर एस शर्मा की जो एंशिएंट इंडिया की किताब है, इनको आप यूज कर सकते हैं। एएल बाशम को आपको प्री कम मेंस के लिए काम में आ सकता है, और सीसीईआरटी की नोट जो है प्री के लिए रहेगी। और अच्छी कोई किताब रही हिंदी मीडियम की मार्केट में तो उसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सिंगानिया की किताब वगैरह है। मेडिवल हिस्ट्री में आप सतीश चंद्रा जो है उनकी किताब देख सकते हैं, उसमें कल्चरल जो मेडिवल पीरियड है उसको आप फोकस करें, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल चेंजेस वाला। मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके लिए आपको बिपिन चंद्रा की या फिर स्पेक्ट्रम की राजीव हेर की किताब जो है उनको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये देखिए हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री का टॉपिक हमें इतनी किताबों से कवर होता है। इससे ज्यादा आप एक चैप्टर के लिए 2 किताबें 3 किताबें ना यूज करें, कोई भी एक ही चीज यूज करें जिससे आपका 90% सिलेबस कवर हो सके। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की 6th to 12th की किताबें बहुत अच्छी है,
उनको आप अच्छी तरह से अगर समझ लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, थ्रू मैप अगर पढ़ लोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी वर्ल्ड फिजिकल और वर्ल्ड इकोनॉमिकल के लिए आप अगर जीसी लियोंग का जो इंग्लिश में एक सर्टिफिकेट ऑन फिजिकल ज्योग्राफी है वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका और इजाफा होगा पढ़ाई में। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये सफिशियंट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी रमेश सिंह जो है ये सफिशियंट है। अगर आप रमेश सिंह नहीं कर रहे तो एनसीईआरटी की किताबें जो है उनको आप अच्छी तरह से कर लो, और उन्हीं के साथ में करंट अफेयर वाला जो इकोनॉमिक्स है उसके कंसेप्ट और उनका व्यवहार में जो यूज होता है उन शब्दावलियों का, या जो फिर जो कंसेप्ट है उनका, उनको थोड़ा देख लो। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझने में तकलीफ हो रही हो तो आप रोनाल्ड्स की वीडियो जरूर देख सकते हैं, जहाँ से आपके इकोनॉमी के बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इकोनॉमी को इजीली ले सकोगे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की नोट्स है इंग्लिश में, और अरिहंत पब्लिकेशन की परिस्थिति और पर्यावरण करके किताब भी है हिंदी में, आप उन्हीं का भी यूज कर सकते हैं। साइंस के लिए एनसीईआरटी 7 to 10 स्टैंडर्ड सफिशिएंट है। जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको इतना देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा करंट अफेयर वाला साइंस भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको थोड़ी समझ बढ़ जानी चाहिए या फिर बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए एक एक दो दो बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो बहुत ही बेहतर रहेगा। करंट के लिए विजन की नोट्स मैं रिकमेंड करूंगा, और अगर विजन का अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है तो क्रॉनिकल है, या फिर करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर भी रेफर कर सकते हो। टीवी चैनल है डीडी न्यूज़, लोकसभा राज्यसभा टीवी, यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन एक मंथली जो है कोई एक अच्छा मासिक मैगजीन जो है वो रखना जरूरी है, और करंट को आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उनको समझ ले। करंट को आप यूपीएससी में अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर स्कोर चाहिए और जल्दी आपको इसमें पोस्ट मिलनी चाहिए ऐसा अगर लग रहा है तो आपने दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, एक बेसिक एनसीईआरटी और दूसरा करंट अफेयर्स। इन दोनों को अगर आप दोनों का तालमेल अगर बैठा लेते हो तो आप आराम से यहाँ से अच्छे रैंक से पोस्ट हासिल कर सकते हैं। सीस्टेट के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब जो है, कोई गाइड जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ जो अभी बातें करते करते मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी एक बार फिर से उसकी जिस्ट बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई शुरू करने से पहले बेसिक किताबें जरूर पढ़े। दूसरा, पिछले 5 साल की क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस जरूर करें। आप क्वेश्चन पेपर बुक आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उनका अच्छी तरह से टॉपिक वाइज एनालिसिस कर ले। पढ़ाई करते समय सिलेबस को डेली या फिर एक दो दिन में आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस आप ग्रो थ्रू होते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे आपको आपके विषय पर पकड़ बनी रहेगी और आप सिलेबस के बाहर जाने की आपको नौबत नहीं आएगी, और सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और पढ़ाई करते समय आप बुक को हाथ में लेके पढ़ना ना शुरू कर दे, आप सिलेबस थ्रू पढ़ो, यानी कि सिलेबस में क्या दिया गया है उसको आप बुक से पढ़ो, बुक में क्या दिया गया है वो पूरा मत पढ़ो, जो सिलेबस में है वही पढ़ो। इस तरह से अगर आप पढ़ने की आदत डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस आपका कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है, और आपकी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद में जब भी आप किसी किताब को पढ़ने की शुरुआत करोगे तो उसके उस टॉपिक के ऊपर आए हुए क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लें। सिस्टेट के लिए कम से कम 3 घंटे दिन में या फिर 33% टाइम देना जरूरी है। आप इसको नजरअंदाज ना करें। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होगे तो GS1 के लिए आपने जो की है मेहनत वो किसी काम में नहीं रहेगी। और जैसे आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, रिवीजन करना हो जाता है, तो आप मॉक टेस्ट भी शुरू कर दें, जैसे कि MCQ सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, और उसके नमूना क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम लगा के सॉल्व करना, ये सभी चीजें आपको करते रहना चाहिए। और इससे जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उसको फिर से आप पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर आपका बेस बना सकते हैं। और करंट अफेयर पे फोकस करें, मैंने पीछे भी यही बताया। और आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करें, और आप जिस सपने को साथ में लेके यहाँ तक आए हो, और आपका आगे भी यही सपना है कि आपको लंबी मंजिल तय करनी है, तो ये जरूर ना भूले कि हमें लंबी मंजिल तय करनी है। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सही ढंग से सही प्लानिंग करके जो पढ़ाई करता है वही आखिरी लिस्ट में आता है, और उसमें भी जो ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, अच्छी किताबें यूज करता है और यूपीएससी की समझ बनाए रखता है, वही अच्छी रैंक में आता है। इसलिए अगर आपको अच्छी रैंक प्राप्त करनी है
तो ज़रूर आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी क्वालिटी की पढ़ें, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएँ और अच्छी समझ रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगली वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं, जो कि आज आईआरएस की पोस्ट पे हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ सर्विस में, सिर्फ आप जैसे दोस्तों के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको अगर इसमें से जो भी डाउट्स होंगे तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए जैसे वक्त मिलता है वैसे मैं क्लियर करता रहूँगा, और आगे ये सीरीज में सभी डाउट्स क्लियर करते हुए वीडियो बनेगी। और यूपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट आती है हर साल के जो कैलेंडर होता है उसके मुताबिक ही दिसंबर जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आएगी। अभी जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और 2022 के लिए जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो उसके लिए भी मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।